जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया कोर्स लेकर, जो कि है मेंस आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग कोर्स। अब यहां पर आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाकर उनके जो मॉडल आंसर्स है वो बनाकर आपको बोलकर कि हाँ यही हमारा आंसर राइटिंग कोर्स है, ऐसा नहीं करने वाला हूं। यहाँ पर अगर मैं 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जाऊं और उसके आपको मॉडल आंसर जो है वो बनाकर दे दूं, तो फिर जरूरी है क्या कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे? और अगर वो क्वेश्चन आ गए तो आप अच्छा जवाब दे पाओगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पर मेरा मकसद आपको सिर्फ क्वेश्चंस के जवाब देने का नहीं है। यहाँ पर आपको कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए उसमें कैसे आपको जवाब बनाने हैं, वो मेरा मकसद है। मतलब आपको जो हमारे घर का पूल होता है उसमें तैरना नहीं सिखाना है, बल्कि इस तरीके से तैरना सिखाना है कि फिर आप नदी में भी चले जाओ या फिर किसी भी स्विमिंग पूल में चले जाओ, वहां पर आप खतरनाक तरीके से तैर पाओगे। इस तरीके से आपको बेस जो है आपका वो पक्का बनाना है। इसीलिए जो कोर्स है मेंस आंसर राइटिंग का और एसे राइटिंग का, तो इसमें हम डिटेल में सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और जो चेक करने वाला है उसको जवाब चाहिए क्या होता है। ये अगर हमें पता चल जाए तो अपने आप हम कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम जवाब लिख पाएंगे। और इतना ही नहीं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको मॉडल आंसर्स भी मैं दूंगा। मतलब कि ढांचा बनाकर दे दूंगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपके पास ढांचा तैयार रहेगा, बस उसमें जो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसमें आपको फीड करना पड़ेगा। बस ये चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपका मेंस में जो भी आपको आंसर्स लिखने हैं या फिर जो भी आपकी मेहनत है वो आपकी थोड़ी अच्छी कम हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क जब हम करते हैं तो फिर किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर है। यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट है, ज्यादा नहीं रहने वाला है, हम क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लेंगे, मगर जो आपको मुझे बताना है, जो आपको एक्सप्लेन करना है आंसर राइटिंग के बारे में, उसके लिए हमारे 2 लेक्चर्स इसके लगेंगे और कुछ 2-3 लेक्चर जो है वो ऐसे राइटिंग के लगेंगे। मतलब हमें इन 4-5 लेक्चर्स में जो मॉडल है वो समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग का और ऐसे राइटिंग का मॉडल किस तरीके का होता है। और फिर उस पर मेहनत करके हम क्वेश्चंस को, जो एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से ढांचे जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मेट किस तरीके का होता है, देखिए। आपको जो आंसर शीट मिलती है मेंस में लिखने के लिए वो कुछ इस तरीके की होती है। अब देखिए एग्जैक्टली मत समझिए, लेकिन इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें प्लेन आंसर शीट मिलती है या फिर उसमें लाइंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमें जो हमारे कॉलेजेस में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेन होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको जगह जो है वो भी इतनी मिलती है। अब ये जगह देखकर कुछ लोगों को, खासकर जो इंजीनियरिंग में थे, उनको काफी खुशी हो रही होंगी, यार ये तो जबरदस्त है। मतलब हम तो जब हमारी इंजीनियरिंग में थे उस टाइम पर जो हमारे पास आंसर शीट आती थी तो हमें यहाँ पर भी लाइन खींचना पड़ता था, यहाँ पर भी लाइन खींचना पड़ता था, जिससे कि जगह जो है वो कम हो और हमें कम चीजें लिखनी पड़े और हमारा जो पेजेस है वो बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांगते जाए मांगते जाए मांगते जाए। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर हर एक वर्ड चेक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो जबरदस्त लिख दी, बीच में कुछ गाने लिख दिए और लास्ट लाइन जो कंक्लूजन बहुत अच्छी लिख दी, आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक लाइन आपकी चेक की जाती है, एक एक चीजें आपकी सोची जाती है, समझी जाती है। जो इवेल्युएट कर रहा है वो भी देखता है कि आपने जो वर्ड लिखा है इससे आपकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश की जाती है। कोई भी आपने वर्ड लिखा हो, उस वर्ड के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। आपने अगर कोई भी आपका ओपिनियन रखा है तो आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आप किस तरीके का आपका व्यक्तिमत्व है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर कोई पेंडेमिक आया है, अब पेंडेमिक के दौरान अगर आपने लिख दिया है कि पेंडेमिक की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी नष्ट हो गई है, अब उठने की कोई आसार ही नहीं है, डिप्रेशन में चला गया है, मतलब आपका व्यक्तिमत्व झलकेगा कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हो। आप जो भी अब प्रॉब्लम्स आई है, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझकर आप गिव अप कर देते हो, आप क्विट कर देते हो। लेकिन वही अगर आप थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक रखो, थोड़ा अगर आप पॉजिटिविटी लाओ, तो मतलब अपॉर्चुनिटी के बारे में देखो, तो उसमें आपका व्यक्तिमत्व जो है झलकने लगता है कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये अपॉर्चुनिटी को देखकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें से बाहर निकलता है। क्योंकि जो आंसर चेक करने वाला इंसान है उसको ये नहीं देखना है कि बेस्ट आंसर कौन लिख रहा है, उसको ये देखना है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन सकता है, ये उसको वहां से निकालना है। इसीलिए आप उस पर्सपेक्टिव से आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। और ये तो हो गई पहली चीज।
दूसरी चीज ये है कि 8 मिनट का टाइम सिर्फ आपको मिलता है, लगभग 8 मिनट का टाइम मिलता है एक, अगर आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहो। अब ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलरली 8 ही मिनट में आपको खत्म करना है, लेकिन जितना भी टाइम पीरियड आपको दिया होता है तो एवरेजली हम समझते हैं कि 8 मिनट ही आपको सॉल्व करना है। 8 मिनट में आपको सिर्फ लिखना नहीं है। जब क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन भी कभी कभार ऐसे होते हैं कि घुमा फिरा कर आपको पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को समझना, उसमें आपको दिमाग में आपको मॉडल आंसर तैयार करना और फिर उसको पेपर पर उतारना कम से कम शब्दों में, यह सब 8 मिनट में आपको करना होता है। तो एक बड़ा टास्क है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए, एक ढांचा होता है, एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट किस तरीके का होता है आंसर का? आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, और ये जो स्लाइड है ये स्लाइड ही इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। अभी तो हम मेन बॉडी पर पहुंचने के ही है, वहां पर तो हम देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्टरी जब हम देख रहे हैं तो उसमें भी जो फॉर्मेट हम देखते हैं उसमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, जिसमें टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ लिखना पड़ता है। ब्रीफ, ऐसा नहीं कि डिटेल में आप घुस ही गए। मतलब ऐसा कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ एस्पिरेंट्स का ऐसा हुआ है कि मतलब अगर किसी चीज के बारे में उनको नहीं पता है तो वो 1 या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं कुछ भी लिखकर। और जिसके बारे में कुछ पता है, फर्ज कीजिए कि अगर आपको पूछा गया है सेक्युलरिज्म के बारे में, ठीक है, कि सेक्युलरिज्म जो है बाकी कंट्रीज में और इंडिया में क्या है, सेक्युलरिज्म के अगर बारे में आपको पता है तो फिर इंट्रोडक्शन में ही पूरे जो वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड लिमिट दी गई है, वो खत्म कर देते हैं। फिर बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, है ना। तो इसलिए ब्रीफ रखना पड़ता है हमको। फिर उसके बाद बॉडी पर आते हैं हम। बॉडी पर मतलब देखिए, इंट्रोडक्शन अगर हम मार्क्स को भी डिवाइड करते हैं, फर्ज कीजिए कि अगर 12 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन को मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। बाकी बॉडी जो है, बॉडी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो बॉडी के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर 5 मार्क्स जो है वो दिए हुए होंगे। और फिर कंक्लूजन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको 5 मार्क दिए हुए होंगे। तो इस तरीके से आपको टोटल 12 मार्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। 12 मार्क पूरे नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत ही रेयर ऑकेजन, मतलब मिलते ही नहीं ऐसा समझिए। तो क्या होता है, वो भी जो चेक करने वाला है वो भी अपने दिमाग में सोच कर आता है कि अगर बहुत ही अच्छा मुझे आंसर लगा तो मैं 7 मार्क दूंगा, अगर मुझे थोड़ा कम लगा तो 5 दूंगा। इस तरीके से वो सोच कर आता है। तो खैर उसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर फॉर्मेट किस तरीके का होता है, तो इंट्रोडक्शन हमें लिखना पड़ता है, ब्रीफ होता है टॉपिक के बारे में। फिर बॉडी, बॉडी में क्या है, एक्चुअली जो पूछा गया है वो हमें वहां पर लिखना पड़ता है। और फिर कंक्लूजन जो है वो आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आपको कंक्लूड करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही पूछी गई है तो उस हिसाब से आप कंक्लूड करोगे। अगर आपकी राय मांगी गई है तो आप ऐश्वर्य, मतलब आपकी राय जो है वो वहां पर प्रकट करोगे। तो इस तरीके से आपको जो कंक्लूजन है वो करना पड़ता है। फॉर्मेट समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दे पर हम आते हैं। क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है वेरियस फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं, वेरियस फॉर्मेट्स में पूछे जा सकते हैं। अब कौन कौन से फॉर्मेट्स हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रीफ में देखें तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन ब्रीफली अगर हम देखें 3 भागों में उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्राइब वाला। डिस्क्राइब वाला जो कंपैरेटिवली सबसे इजी होता है। इसमें आपको अगर किसी चीज के, लेकिन रिस्की भी उतना ही होता है ना। इजी होता है लेकिन रिस्की भी उतना ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको क्या किया गया है, फैक्ट्स के बारे में पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आपको किसी टर्म को डिफाइन करना है, एग्जैक्टली जो चीजें इन्वॉल्व है वही आपको लिखनी है। आप यहाँ पर मन से कुछ नहीं लिख सकते हो, कुछ भी मन से नहीं ले सकते हो। सारे एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे किस तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, डिस्क्राइब वाला पहला होता है। किसी किसी इसमें आपको डिस्क्राइब बोला जाता है कि डिस्क्राइब करो या फिर डिफाइन करो या फिर व्हाट इज, ऐसा क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। ये सबसे इजी होते हैं, अगर आपको पता है तो हाईएस्ट मार्क आप इसमें गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें फैक्ट्स है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको बोला गया है कि प्रूव ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, प्रूव ए इज इक्वल्स टू बी। तो अगर आपको पता है, आपने प्रूव कर दिया ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब आपको पूरे मार्क्स मिल गए। इसमें आपका कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फैक्ट्स है। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर आपको पता ही नहीं है इज इक्वल्स टू बी प्रूव कैसे करना है, तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, ठीक है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है एनालिसिस वाला। एनालिसिस वाला मतलब यहाँ पर क्या है, आपको एग्जामिन करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कुछ रीजंस जो है वो भी देने पड़ते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा है कि आपको एक स्कोप मिलता है कि आप कुछ अपनी चीजें डालकर और कुछ फैक्ट्स के बलबूते पर आप आंसर जो अच्छा प्रकट कर सकते हो। ये उससे थोड़ा टफ होता है लेकिन इजी भी होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपको एक मार्जिन मिल जाती है कि हाँ, आपके मन से आप थोड़ी बहुत चीजें जो है वो लिख सकते हो।
उससे ज्यादा अगर हम और गहराई में चले जाते हैं तो आता है इवेल्युएट। मतलब यहाँ पर आपको कंप्लीटली इवेल्युएट ही करना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एनालिसिस में आपने कहीं से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पढ़े थे, है ना कहीं से पॉजिटिव नेगेटिव्स पढ़े थे, फिर गवर्नमेंट ने उसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करने में ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। जैसे कि फर्ज कीजिए आरसीईपी है, तो आरसीईपी भारत जो है ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे ऑफिशियली कारण है, ऑफिशियली कई कारण है। तो यहाँ पर आपको उसको एनालिसिस करने में, आरसीईपी को एनालिसिस करने में ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी अगर आपको पता है ना। लेकिन इवेल्युएट जब बोला जाता है तो यहाँ पर आपको सक्सेस फेलियर सभी चीजों की दर्शानी पड़ती है। यहाँ पर आपको कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में खुद के विचार डालने पड़ते हैं, खुद के विचार डालने पड़ते हैं, और उन विचारों से हो सकता है कि चेक करने वाला सहमत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कंक्लूजन ऐसे पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चाएं करेंगे कि कंक्लूजन हम कैसा रखें जिससे कि हम न्यूट्रल व्यक्तिमत्व को भी, मतलब अगर कोई पॉजिटिव वाला हो कोई नेगेटिव वाला हो, लेकिन हम रास्ता ऐसा निकालेंगे कि इसको भी अच्छा लगे उसको भी अच्छा लगे, है ना। तो ये हम व्यक्तिमत्व, फर्ज कीजिए कि आरसीईपी के बारे में बोला गया है, तो अगर आपको बोला गया है कि आरसीईपी भारत क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है, यहां तक तो सब फैक्चुअल है, यहां तक तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि in future if India finds it worth and if it joins RCEP, then what will be its complications or what will be its implications on the world, on its other allies। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर यूएसए आरसीईपी में नहीं है, तो यूएसए के साथ हमारा रिलेशन जो है वो कैसे हो सकती है। यहां पर आप कहां पढ़ोगे, जब ना आरसीईपी पढ़ा, जब आपने कभी भी आरसीईपी पढ़ा तो उसमें आपने यूएसए को इन्वॉल्व ही नहीं किया ना, जब वो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जब यहाँ पर ऐसे इम्प्लीकेशंस पूछे गए हैं कि हमारे उसके साथ रिलेशन कैसे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अगर हमें चाइना नजर आता है तो फिर यूएसए के साथ कैसे रिलेशन हो जाएंगे, यहाँ तो आपका पर्सनल एजेंडा आ जाएगा ना, पर्सनल ओपिनियंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप खुद बताओगे, कहीं आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ऑफिशियल तौर पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप खुद बताओगे कि आपको क्या लगता है। तो ऐसे इवेल्युएशन में आपके साथ ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मजेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं किस तरीके के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड जरूरी नहीं है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कीवर्ड्स यही रहेंगे, कीवर्ड्स भी इंटरचेंज होते हैं। और उसी के साथ साथ जरूरी नहीं है कि आपको ये जो तीन हमने देखे हैं तीनों अलग अलग, कभी कभार ऐसा होता है कि तीनों मिक्स भी कर दिए जाते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें देखने को मिलेगी, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। तीनों चीजें मिक्स, मतलब ज्यादातर तो अभी यूपीएससी में तीनों चीजें मिक्स ही आती है, ऐसा बहुत कम होता है कि ये आपको अकेला पूछा गया हो, इस पर आपको अकेला क्वेश्चन पूछा गया हो, इस पर आपको अकेला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो जो फैक्ट्स या फिर डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें मोस्टली व्हाट देखने को मिलता है। व्हाट मतलब क्या है, तो सीधा सीधा है, क्या है, ये है ना। व्हेन कब हुआ है, अभी हुआ है, ठीक है। ऐसे मतलब फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, आपको सीधा पता होता है कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। हु किसने किया, इसने किया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वेयर कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। तो मतलब क्या है, फैक्ट्स के बेसिस पर होता है। डिस्क्रिप्टिव सीधा डिस्क्रिप्शन पर बेस, सीधा फैक्ट्स पर बेस, जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एनालिसिस वाला। एनालिसिस वाले में आता है व्हाई, हुआ, हुआ कहां हुआ, कहां हुआ, वेयर, तो ये इंडिया में हुआ, लेकिन क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जैसा हुआ, अच्छा हुआ, तो यहां पर एनालिसिस में आ जाता है, आपको बताना पड़ता है। और उसके भी अगर हम गहराई में चले जाए कि व्हाट इफ, मतलब यहां पर क्या हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, यहां तक तो हुआ, ठीक है, लेकिन अगर इससे नहीं होता उससे होता तो क्या होता, यहां आपको आ जाता है इवेल्युएशन, ठीक है। यहां क्या आ जाता है, इवेल्युएशन, यहीं फिर फंस जाती है, क्योंकि अब ये कंप्लीटली हमारे नॉलेज पर बेस्ड है। कंप्लीटली हमने जो अलग अलग सेक्टर का सोचा था उनको कंबाइंड करने का वक्त आ चुका है, उनको एक साथ यहां पर लाने का वक्त आ चुका है, पूरा नॉलेज को एक कॉन्सेंट्रेट करने का वक्त आ चुका है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है एकदम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वर्ड जो है सिर्फ इसको डिस्क्रिप्टिव वे में ही लिया जाएगा, हो सकता है अलग इसमें भी लिया जाए। और काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अग्री या डिसएग्री के लिए पूछे जाते हैं कि आप अग्री कर रहे हो क्या, आप डिसएग्री कर रहे हो क्या, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक ही इसमें आपको डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन का दिया है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पर क्या है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज साइक्लोन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। साइक्लोन को आपको सिर्फ डिफाइन करना है जो किताबों में दिया हुआ है, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है। फिर थोड़ा एनालिसिस पर अगर हम चल जाते हैं, थोड़ा डीप चल जाते हैं,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अरेबियन सी? लेकिन ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आया होगा। और इसकी भी थोड़ा अगर हम डीप चला जाए इवेल्युएशन में, तो व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन आवर कंट्री? ये सबसे कम संभावना होती है कि आपने कहीं पर पढ़ा हो, इसकी बहुत कम संभावना होती है। इसीलिए मोस्टली जब इवेल्युएशन का क्वेश्चन आता है वहां पर आपको खुद के ओपिनियन जो है वो रखने पड़ते हैं, खुद के ओपिनियन जो है वो वहां पर लादने पड़ते हैं, वो वहां पर कन्विंस करना पड़ता है अपने ओपिनियन से कि देख भाई, चेक करने वाले, कुछ भी हो जाए, मैंने जो बोला है ये सही है और ये तेरे को मानना पड़ेगा। उसको कन्विंस कराना पड़ेगा कि जो मेरे व्यूज है वो सही है, सटीक है ना? ये आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सैलिएंट फीचर ऑफ एक्स वाई जेड स्कीम, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आई होगी, तो सैलिएंट फीचर जो एक्स वाई जेड स्कीम के वो क्या है ना? ये हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर स्कीम के फीचर्स क्या है। उसके थोड़ा हम डीप जाते हैं, जो स्कीम है हेल्पफुल है इंडियन सोसाइटी के लिए। उसके और थोड़ा अगर डीप जाते हैं तो यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस है उनको इंक्रीज करने के लिए और क्या करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर बेसिकली इन शॉर्ट ये बोल क्या रहा है कि गवर्नमेंट के शॉर्टफॉल क्या रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या शॉर्टफॉल रहे हैं कि वो नहीं ला पाए, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप इसके लिख रहे हो, मतलब आप ये कंसिडर कर लिए हो कि हाँ इसमें कुछ शॉर्टफॉल है, और अगर हम ये करते हैं तो फुल इफेक्टिवनेस पर इसका पहुंच सकता है। तो इतना दिमाग से हमें जो अप्रोच है आंसर्स को वो करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस यस नो बेस्ड आते हैं, जैसे कि फर्स्ट कीजिए कि डू यू अग्री दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप, ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, ठीक है, उसी के एग्जांपल में यहां पर ले रहा हूं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। डू यू अग्री दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप हैव इमर्ज्ड एज पावरफुल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप इन रिसेंट टाइम? मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डू यू अग्री, कि आप अग्री करते हो कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप है वो इमर्ज हुए हैं ज्यादा पावरफुल रेदर देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप रिसेंट टाइम्स में। तो मतलब अब यहां पर आपको पता क्या क्या रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब अग्री या डिसअग्री करने के लिए भी आपके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए ना। यहां पर आप पर छोड़ा गया है कि आप अग्री करो या डिसअग्री करो, लेकिन आपके पास डेटा तो रहना चाहिए उसको आपको लॉजिकल कुछ चीज देने के लिए। आप अगर अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो तो आपके पास कुछ लॉजिकल ठोस सबूत रहना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता क्या क्या रहना चाहिए। सबसे पहले तो प्रेशर ग्रुप के बारे में पता रहना चाहिए। आपको प्रेशर ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो फिर आप बोलोगे यार प्रेशर ग्रुप क्या होता है, कोई प्रेशर एग्जर्ट करता है क्या, कोई मतलब ऊपर से ऐसा कोई, हम हाथ पे प्रेशर रख रहे हैं तो ये कोई ग्रुप अगर मेरे हाथ पे प्रेशर डाल रहा है प्रेशर ग्रुप हो गया क्या? प्रेशर ग्रुप के बारे में अगर पता नहीं तो फिर क्या आप सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो प्रेशर ग्रुप के बारे में पता रहना जरूरी है। कुछ हमें एग्जांपल्स इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप के, फॉर्मल प्रेशर ग्रुप के पता रहना जरूरी है। मतलब कौन कौन से हमारे कंट्री में फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स है ना, ये पता रहना जरूरी है। कौन कौन से हमारे कंट्री में इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स है वो पता रहना जरूरी है। और कुछ हमें एग्जांपल्स पता रहना जरूरी है कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स ने ज्यादा ज्यादा प्रेशर जो एग्जर्ट है वो किया फॉर्मल प्रेशर ग्रुप से, उनके रिजल्ट जो है ज्यादा निकल कर आए। मतलब फर्ज कीजिए कि कोई आम इंसान है, ठीक है, एक ग्रुप है, उन ग्रुप के लिए जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप है उन्होंने ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया और फॉर्मल ग्रुप भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, लेकिन फॉर्मल ग्रुप वालों से इनका बेनिफिट नहीं हो पाया, लेकिन इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप वालों ने इतना प्रेशर एग्जर्ट कर दिया मंत्रियों पे कि उन्होंने इनकी भलाई के लिए सोचा और इनकी भलाई के लिए कर लिया। तो अब यहां पर अगर आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स पता है तो फिर आप इसका जवाब जो है वो दे पाओगे। समझ रहे हो आप? तो मतलब अग्री या डिसअग्री करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो कुछ आपके ऊपर भी छोड़े हुए क्वेश्चन आते हैं कि भैया आप देख लो, आप क्या चाहते हो, आप देख लो, आपके हिसाब से देख लो यार। हम तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो भी यहाँ पर सबूत रखे हैं, आपने जो भी यहाँ पर आपके आपके क्वेश्चन को या फिर आपके आंसर को जो भी आपने लॉजिक लगाया हुआ है, जो भी आपने एग्जाम्पल्स जोड़े हुए हैं, जो भी आपने तथ्य जोड़े हुए हैं, उसके बलबूते पर हम जज करेंगे, है ना। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव जब हम देखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ये क्या करता है, ये आपका नॉलेज टेस्ट करता है। ये क्या करता है? आपका नॉलेज टेस्ट करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की वो टेस्ट करता है, और आप किस तरीके से आपके आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हो वो यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में, जैसे कि क्लासीफाई बोलिए, डिफाइन बोलिए, डेमोन्स्ट्रेट बोलिए, डिस्क्राइब बोलिए, इलैबोरेट बोलिए, इलिस्ट्रेट बोलिए, आइडेंटिफाई बोलिए, स्टेट बोलिए, समराइज बोलिए, ट्रेस बोलिए। ऐसे कई सारे जो वर्ड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं और इनका सभी का संबंध डिस्क्रिप्टिव से होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो वर्ड्स है जरूरी नहीं कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए ही इस्तेमाल किए जाए, लेकिन ज्यादातर ये जो वर्ड्स है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब डिफाइन अगर बोलते हैं तो बट ऑब्वियस है कि डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा, कोई ना कोई चीज को डिफाइन करने के लिए ही बोलेंगे, है ना। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो एक एक वर्ड को हम लेकर यहाँ पर एक एक वर्ड को
फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड को, जी हाँ, एक एक वर्ड को लेकर हम यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमें अप्रोच करना है और उस पर कैसे हमें टूट पड़ना है, वो यहाँ पर देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव बोलिए, फिर एनालिटिक वाला बोलिए और इवेल्युएट वाला बोलिए, ऐसे सभी के हम जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ऐसे जो हमने वर्ड्स देखे हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, उन हर एक वर्ड पर हम चर्चा करेंगे। उन वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे और उसी के साथ साथ उन पर चर्चा करके हम उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो देखेंगे। हालांकि इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें लेने वाला था, लेकिन फिर भी एक वर्ड यहाँ पर देख लेते हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर डिफाइन बोला गया है ना, डिफाइन बोला गया है। अब ये काय में आएगा, डिस्क्रिप्टिव वाले में आएगा, ये वाले टाइप में आएगा, ठीक है। अब जब डिफाइन बोला गया है मतलब क्या है कि आपको सीधे सीधे जो भी चीज बोली गई है उसको डिफाइन करना है, मतलब उसका मीनिंग आपको पता रहना जरूरी है ना। तो मीनिंग आपको यहाँ पर उनको क्या बेसिकली चाहिए, क्या होता है जो चेक करने वाला उसको क्या चाहिए, मीनिंग आपको पता है या नहीं। और मीनिंग भी कोई सादा सुधा नहीं, ये कोई हमारी यूनिवर्सिटी वाले स्कूल की एग्जाम नहीं है कि आपने डिफाइन कर दिया कोई चीज को। व्हाट इज विंटर सीजन, डिफाइन विंटर सीजन, सीजन विच इज विंटर, द सीजन इन विच वी फील कोल्ड, ऐसा नहीं लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से जोड़कर पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये चीज है कि जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, उसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको पता है तो फिर वाह जबरदस्त। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता है और फिर उसके बाद जो उसके कनेक्टेड लिंक बोली गई है उसको कनेक्ट कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कीजिए एग्जांपल लेते हैं हम कि डिफाइन सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर बोला क्या गया है आपको, यहाँ पर डिफाइन किसको करना है, सेक्युलरिज्म को करना है। लेकिन सिर्फ सेक्युलरिज्म को डिफाइन करके हो जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव बोला गया है, कंपैरेटिवली पूछा गया है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। अब हमें ऊपर ऊपरी पता है कि इंडिया में पॉजिटिव तरीके से जो सेक्युलरिज्म है उसको देखा जाता है ना, कि वह हम सभी रिलीजन को एक तरीका मानते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड देखते हैं तो वहां पर जैसे कि अभी क्योंकि जो फ्रांस है ना, अलग अलग जगहों पर अगर आप देखोगे वहां पर क्या है, वहां पर कि वह रिलीजन जो है हम नहीं मान रहे हैं, स्टेट का कोई रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं है। मतलब क्या है, वहां पर नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो देखने को मिलता है। तो अब इसके बलबूते पर आप सेक्युलरिज्म को डिफाइन करके इतना लिख दोगे क्या कि सेक्युलरिज्म क्या है, उसके बाद इंडिया जो है उसमें पॉजिटिव है उसका एग्जांपल दे दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में नेगेटिव है उसका एग्जांपल दे दिया ना। ना, इससे आपको मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन सटीक मार्क हमें चाहिए। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर औरों से अलग जो आंसर्स है वो क्रिएट करने हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द वर्ड। अगर आपको सेक्युलरिज्म वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ है और उसका मीनिंग क्या है ये अगर आपको पता है तो जबरदस्त मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मीनिंग है वर्ड का वो यहाँ पर आपको लिखना है, मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग लिखना है आपको। उसी के साथ साथ इंडिया में प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाता है वो लिखना है। इसमें अगर आप थोड़े से जो आर्टिकल्स है वो भी इंक्लूड कर दो, मजा आ जाए। फिर हम आते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पर, वेस्टर्न वर्ल्ड पर कैसे किया जाता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड पर करने के बाद वहां पर जैसे आपने ये लिख दिया सब नेगेटिव वगैरह करते हैं, ये सब ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अगर आपके सामने आते हैं कि इंडिया में कुछ केसेस हुए थे जिसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ केसेस अगर आपको पता हो इससे रिलेटेड जहां पर हमारे यहाँ पर बोला गया है सेक्युलरिज्म को हम पॉजिटिव इसमें ले रहे हैं कि स्टेट सभी इसका रिस्पेक्ट करेगा, कोई एक रिलीजन को प्रपोगेट या फिर प्रमोट नहीं करेगा, है ना। उसी के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आपको कोई एग्जांपल पता है कि जहां पर ऐसा हमें देखने को मिला है कि स्टेट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो रिलीजन है उसको पूरा दबा कर रख दिया, सप्रेस करके रख दिया कि हम रिलीजन को मानते ही नहीं है, कोई भी रिलीजन को हम नहीं मान रहे, वो अगर आपको एग्जांपल्स पता हो तो फिर ऐसे बनता है आंसर, ऐसे बनेगा जबरदस्त तरीके का आंसर। फिर आप कंक्लूजन में यहाँ पर पूरी चीजें हैं वो लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में कंक्लूजन जो है वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, इसमें आपके ओपिनियंस नहीं चाहिए होते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली डिफाइन ही करना है, जो आपने डिफाइन कर दिया, आपने इंडिया में कैसा प्रैक्टिस होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसा होता है, कुछ केसेस आपने इंडिया के बता दिए। उसी के साथ साथ आपने क्या किया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए कि देखो हमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले थे, ये साल में ऐसा ऐसा हुआ था, खत्म, जबरदस्त आंसर। आपने ये सारे तथ्यों को मिलाकर अगर आंसर बना दिया, मुझे बताइए किसी के माई के लाल में दम है क्या आपके मार्क्स काटने के, कहाँ काटेगा, कहाँ काटेगा, उसको जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उतना आपने वहां पर लिख दिया है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो अभी तो सिर्फ हमने डिफाइन जो है ये वर्ड को देखा है, अभी हम सारे ही वर्ड्स मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफाई, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्क्राइब, इलॉबरेट, इलुस्ट्रेट, आइडेंटिफाई, स्टेट, समराइज, ट्रेस, ये सभी वर्ड्स की चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें हमारे अप्रोच जो है वो चेंज करना पड़ता है,
कैसे हमें जो वर्ड्स है उसके हिसाब से हमारे बॉडी को, मतलब जो आंसर की बॉडी है, हमारे शरीर को नहीं, हमारा जो बॉडी है, इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है, उनको चेंज करना पड़ता है। ये सभी पहलुओं की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।